Assalamu alaikum students. So today we are going to cover the exchange rate determination and the different techniques by which banks can speculate on exchange rate movements. But before going to that, we will go for the review of the previous lecture. First, we discussed the relative interest rate, that how they can have an impact over the exchange rate movement. As we discussed that there can be certain economic factors that have an influence over the exchange rate movements. Relative interest rate, how they can have an impact over exchange rate movement. First thing, that those countries which offer higher interest rate on bank deposits or on financial assets, so obviously investors are more attracted towards those economies. So अगर किसी भी कंट्री में फॉर एग्जांपल दो इकोनॉमीज हैं जिसमें ट्रेड हो रहा है, या दो इकोनॉमीज हैं जिनमें से एक इकोनॉमी हायर इंटरेस्ट रेट पेज कर रही है ऑन बैंक डिपॉजिट, सो ऑब्वियसली इन्वेस्टर जो हैं उन इकोनॉमीज में इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे जहां पे उनको ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं, बिकॉज आपकी इन्वेस्टमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही रिटर्न्स है. सो जब आपको पता है कि एक इकोनॉमी आपको 10% रिटर्न कर रही है, ऑन द अदर साइड द अदर इकोनॉमी इज पेइंग यू 8%, सो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स विल गो फॉर द वन विच इज पेइंग द हायर रिटर्न, एंड इन दिस केस वी हैव डिस्कस्ड 10%. सो जब आपकी इन्वेस्टमेंट्स इफेक्ट होंगी, फॉर एग्जाम्पल आप उस इकोनॉमी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट ले जा रहे हैं जहां ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट्स जितनी हो रही हैं ऑब्वियसली वो करेंसी की फॉर्म में हो रही हैं, एक्सचेंज रेट की फॉर्म में हो रही हैं. उस कंट्री जहां पर आपको ज्यादा डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है या मिल रहा है, वहां आप ज्यादा डिमांड करेंगे उस करेंसी की. दैट मीन्स कि अगर अमेरिका आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है, सो ऑब्वियसली अमेरिकन करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, और जब अमेरिकन डॉलर्स की डिमांड इंक्रीज होगी सो ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट भी इफेक्ट होगा. सो relative interest rate is one of the factor which can have an impact over exchange rate movements, that can basically change the demand and supply of a currency and also changes the equilibrium point on that exchange rate. We discussed relative income level, and we said that if some countries national income is increasing, that means people's purchasing power is increasing, so people would be more willing to buy for the imported products, या आप इंटरनेशनल बिजनेस में ज्यादा जाना चाहेंगे, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रेफर करेंगे. नेशनल इनकम इंक्रीज होने से आपकी इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगी. जब आपके इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे सो ऑब्वियसली एक्सचेंज रेट भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि वो कंट्री जहां से आप ज्यादा इंपोर्ट्स कर रहे हैं, आप अपनी करेंसी को ज्यादा से ज्यादा उस करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं. सो दैट मीन्स उस करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो रही है. जब उस करेंसी की डिमांड इंक्रीज हो रही है सो दैट मीन्स एक्सचेंज रेट मूव करेगा ड्यू टू द डिमांड फोर्सेस. जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी ऑब्वियसली वो उतनी ही अप्रिशिएट होगी, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी. सो जो आपके इनकम लेवल है किसी इकोनॉमी का, वो भी इम्पैक्ट करता है ओवर द एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स, बिकॉज अगर नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपकी इंपोर्ट्स भी इंक्रीज हो रही हैं. We know that the government doesn't want that their imports should be too much increased, that their current account is affected. अगर आपकी imports बहुत ज्यादा increase हो जाएंगी so that means आपका current account deficit में चला जाएगा. In that case basically what happens कि आपके current account deficit की वजह से आपकी government को सफर करना पड़ता है. So usually what government do is कि जब आपकी imports बहुत ज्यादा हो जाती हैं, so governments intervenes and they try to use some strategies to reduce the imports. Those strategies can be the taxes and tariffs or quotas. By applying taxes or quotas, the government try to reduce the pressure on imports. And what happens that obviously when imported products will be going to be charged for the taxes, या फिर उन पर tariffs apply हो जाएंगे, so obviously उनकी prices increase हो जाएंगी. So earlier, if an investor or if a person was willing to buy the imported product, now he would be reluctant because the prices has been risen. So using the government strategies, जब आपकी imports को reduce किया जाएगा या उसको control किया जाएगा, what happens कि आपके exchange rate movement भी affect होगी. Because अगर imports reduce हो रही हैं, so उस country जहां से आप import कर रहे थे उसकी currency की demand भी reduce हो रही है.
So government intervention is something which is also important in this case, where income level जब increase होता है, imports increase होती हैं, so governments intervene in between because they want to keep these things in their control. So जब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो आपके एक्सचेंज रेट भी मूव करेंगे बिकॉज बाय अप्लाइंग द टैरिफ्स एंड कोटास और टैक्सेस गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बेसिकली रिड्यूस द इंपोर्ट्स एंड ड्यू टू दोज रिडक्शन इन इंपोर्ट्स आपके एक्सचेंज रेट मूवमेंट में भी रिडक्शन आएगी बिकॉज डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर करेंसी विल बी रिड्यूस्ड. We also discussed the expectations criteria कि not only the income level और the interest rate या फिर जो आपके inflation rate हमने बात की जिसमें हमने Fisher criteria discuss किया कि Fisher criteria वो है जिसके against basically you have to consider real interest rates. Now what are your real interest rate? Real interest rates are those which are adjusted for inflation's rate. So अगर आपको रियल इंटरेस्ट रेट वो होगा कि जो आपको नॉमिनल रिटर्न मिल रहा है ऑन एनी इन्वेस्टमेंट दैट इज 15%, 14%. सो व्हाट इज द इन्फ्लेशन रेट एट दैट टाइम? अगर आपको 14% रिटर्न मिला है ऑन योर इन्वेस्टमेंट और इन्फ्लेशन रेट 16% है, सो 14 में से आप 16 को लेस करें, सो दैट मीन्स यू आर गेटिंग -2%. सो इट मीन्स आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो आपको कंप्लीटली इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज नहीं कर रही. Fisher theorem suggests that you should consider the real return or real interest rates, which is basically जो आपको interest rate offer हो रहा है उसमें से inflation rate को minus कर दें, so you should know कि आपको real return कितना आ रहा है. So expectations की जब हमने बात की, so expectation is something where we discussed कि आपकी फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट ईयर में किसी कंट्री में इन्फ्लेशन बहुत इंक्रीज होनी है, व्हाट विल यू डू बीइंग एन इन्वेस्टर? ऑब्वियसली यू विल ट्राई टू पुल आउट द फंड्स और पुल आउट द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दैट इकोनॉमी व्हिच इज गोइंग टू बी फेस्ड विद द हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन. सो अगर किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा है, इन्वेस्टर्स उससे अपने फंड्स या अपनी इन्वेस्टमेंट्स पुल आउट कर देंगे एंड दे विल इन्वेस्ट इन दैट इकोनॉमी वेयर इन्फ्लेशन रेट इज नॉट दैट मच. So in this case, expectations, if you are expecting higher inflation in any country in next near future, basically you are trying to go for reduction of business in that economy. और जब आप अपना business reduce करेंगे उस economy में जहाँ inflation ज़्यादा हो रही है, so obviously exchange rates are attached with that. So आपकी demand for that particular currency will also reduce. So expectation is also something which can have an impact over exchange rate movements. Secondly, we discussed the interest rate criteria. Again, just like the inflation rate, interest rates are also important expectations when we discuss. So there are some people or there are some banks who speculate on interest rate and they think that in near future or in next year's time, interest rate will change. And due to that change, they are trying to change their future policies or future strategies and they are changing their investments for the next year or next future, whatever time they are thinking in their forecasts. So जब आपकी expectations होंगी कि interest rate next year में या next month में change होना है, so obviously आप उसी के accordingly अपनी investment को भी move करेंगे. जब आप अपनी investments को move करेंगे, whether it is financial investment or whether it is your merchandising business, it is linked with your international business and it is linked with your foreign currency. And that will have a change in the foreign exchange movement. So expectations are very much important when we are dealing in terms of international business या international finance because expectations can also have an impact over exchange rate movements. We also discussed that in terms of exchange rate movements, when we discuss the international trade where we are completely focusing on imports and exports of goods and services, so inflation is the major factor that can have an influence on international trade. While on the other side, when we are discussing the international trade in terms of finance, when financial transactions are involved, that is the capital investment, in that case, the most important factor which can have an impact over the exchange rate movement is interest rates. तो जब आपकी बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड होती है इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, तब इन्फ्लेशन इज द मेजर फैक्टर जो कि एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स क्रिएट कर सकती हैं. ऑन द अदर साइड जब आप फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं तब आपके इंटरेस्ट रेट मूवमेंट जो है दैट हैव एन इम्पैक्ट ओवर एक्सचेंज रेट मूवमेंट.
We also discussed the speculating criteria on anticipated exchange rate movement, that speculators are the people who are basically trying to see the minor differences by which they can generate their profits, and commercial banks are also among those who basically try to generate profits by considering the small changes in exchange rates. So अगर तो आपको स्मॉल एक्सपेक्टेशंस हैं या फिर स्मॉल आपकी एंटिसिपेशंस हैं कि ये फॉरेन करेंसी इतनी डिक्लाइन करेगी या डिप्रिशिएट करेगी इन नियर फ्यूचर या फिर अप्रिशिएट करेगी इन नियर फ्यूचर, सो कमर्शियल बैंक्स जो हैं दे यूज सम स्ट्रेटजीज फॉर स्पेक्यूलेशन एंड दे आर ट्राइंग टू बेसिकली जनरेट सम टाइप ऑफ profit out of it. So that was the theoretical perspective of speculating on anticipated exchange rates. In this lecture we are going to cover some numerical based speculating techniques used by different banks for speculation purpose, and we will see what the banks can do for speculation purpose if they expect an appreciation in currency, or what they can do if they expect a depreciation in the currency. In this lecture, the objective will also be, after considering the numerical techniques for speculating purpose, we will also describe the exchange rate system used by different governments, that what type of exchange rates can be implemented in an economy by their governments. And secondly, we will also explain that how governments can use direct and indirect intervention to influence exchange rates. Now let's see this example. I would suggest you, the students, that you have to read it very carefully, because two examples we are going to cover back to back. In first one, Chicago Bank expects the exchange rate of New Zealand dollar to appreciate. अभी हम वो टेक्निक कर रहे हैं जिसमें शिकागो बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है अप्रिसिएशन ऑफ न्यूजीलैंड डॉलर. नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम वो वाली टेक्निक यूज करेंगे या वो टेक्निक फॉलो करेंगे जिसमें बैंक्स न्यूजीलैंड डॉलर को डेप्रीसिएशन एक्सपेक्ट कर रहा है. अब आप यहाँ पे देख लें कि शिकागो बैंक एक्सपेक्ट्स द एक्सचेंज रेट ऑफ न्यूजीलैंड डॉलर टू एप्रिशिएट फ्रॉम इट्स प्रेजेंट लेवल ऑफ $0.50 to $0.52 in 30 days. Now since we are discussing the speculating techniques and we are told, I have told you कि आपकी जो speculating techniques होती हैं ये वो हैं जिसमें चाहे आपके commercial banks हैं या individuals हैं बहुत minor differences के साथ profits generate करना चाहते हैं. अब आप इसमें ये देख लें इस एग्जाम्पल में कि न्यूजीलैंड डॉलर जो है वो इन नेक्स्ट 30 डेज में एक्सपेक्टेड है $0.50 से $0.52 पर मूव होने के लिए, या उसमें एप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड है फ्रॉम $0.50 to $0.52. So that means that one New Zealand dollar is equal to $0.5 today, and after 30 days the Bank of Chicago is expecting that the New Zealand dollar will be equal to $0.52. So that means appreciation expected है न्यूजीलैंड डॉलर की वैल्यू में कि इस वक्त न्यूजीलैंड डॉलर की प्राइस जो है वो $0.50 है. इन नेक्स्ट 30 डेज ये $0.52 होगी. So क्योंकि appreciation हो रही है 0.50 से 0.52, so शिकागो बैंक स्पेक्यूलेशन टेक्निक यूज करके प्रॉफिट्स जनरेट करना चाहता है, बट मेक श्योर दैट यू आर फोकसिंग ऑन appreciation of the currency. So what Chicago Bank will do, let's do it. First thing, if Chicago Bank borrows at 7.20 for 30 days, Chicago Bank ने 7.20 के रेट से, इंटरेस्ट रेट से 30 डेज के लिए अमाउंट बोरो कर ली, और जो अमाउंट उन्होंने बोरो की है वो है $20 million. बिकॉज एक चीज माइंड में रख लें कि न्यूजीलैंड की जो करेंसी है उसने अप्रिशिएट होना है. सो यूएस बैंक, शिकागो बैंक क्योंकि यूएस बैंक है, उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि न्यूजीलैंड की करेंसी अगेंस्ट यूएस डॉलर 0.50 से 0.52 पे जाएगी. नाउ व्हाट दे कैन डू टू मेक देयर प्रॉफिट्स, फर्स्ट थिंग वो यूएस डॉलर्स की फॉर्म में बोरो करेंगे, और फिर उसके बाद वो उसको न्यूजीलैंड में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आपने डॉलर्स में बोरो किया है. न्यूजीलैंड में इन्वेस्ट करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि न्यूजीलैंड में आज जो आप इन्वेस्ट करेंगे 30 डेज के बाद रिटर्न आपको एक्सचेंज रेट की फॉर्म में 0.52 की रेट से मिलेगा. दैट मीन्स आप बेनिफिट या प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं इस अप्रिसिएशन से. सो अगर यूएस
$20 million बोरो किए हैं एट 7.20 रेट से फॉर 30 डेज यूएस के ही बैंक से। अब इस करेंसी को दे हैव टू कन्वर्ट इट इन न्यूजीलैंड डॉलर्स। सो हाउ दे विल डू? बिकॉज आपके $20 मिलियन हैं, और एक्सचेंज रेट जो आपका है न्यूजीलैंड डॉलर का वो 0.5 है। सो दैट मीन्स इट विल गिव यू 40 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर्स। सो आपने $20 मिलियन बोरो किए यूएस बैंक से, उसको कन्वर्ट किया न्यूजीलैंड डॉलर में, क्योंकि आज उसकी प्राइस 0.50 है। जब आपने 0.50 के रेट से यूएस डॉलर को न्यूजीलैंड डॉलर में कन्वर्ट किया, सो बेसिकली आपके पास उसकी क्या वैल्यू आ रही है? $40 मिलियन इन न्यूजीलैंड करेंसी। नाउ व्हाट यू विल डू इज कि आपने एक्सचेंज तो कर लिया डॉलर्स को न्यूजीलैंड में, अब न्यूजीलैंड डॉलर आपने होल्ड किए हुए हैं 40 मिलियन के। इन 40 मिलियन को आप फर्दर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। आपने इन $40 मिलियन को 6.48 की प्राइस से या इंटरेस्ट रेट से न्यूजीलैंड के ही इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर दिया। $40 मिलियन को जब आप 6.48 के रेशो से या इंटरेस्ट रेट से 30 डेज के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, सो आपके पास ये वैल्यू आनी चाहिए। लेट्स कैलकुलेट दिस वैल्यू। आप लोग अपने कैलकुलेटर्स ले लें और मेरे साथ ये कैलकुलेशन कर लें। सो आपने बेसिकली लिए थे $40 मिलियन जो कि न्यूजीलैंड की करेंसी में। 6.48 आपका एनुअल रेट है। आपने इसको मंथली पे कन्वर्ट करना है, बिकॉज 6.48% है। एक चीज तो ये कि ये परसेंटेज में गिवन है, दूसरी बात ये कि एनुअल रेट है जो कि 6.48 चार्ज हो रहा है, लेकिन आपने जो अमाउंट बोरो की है वो सिर्फ 30 डेज के लिए बोरो की है। सो इट मीन्स जब आप इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं ऑन $40 मिलियन, एक बात तो ये कि एनुअल रेट को मंथली रेट पे कन्वर्ट कर दें। दूसरी चीज ये कि जब आप एनुअल रेट को मंथली रेट पे कन्वर्ट करेंगे उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि अभी इसको आपने परसेंटेज में नहीं कन्वर्ट किया। सो लेट्स कैलकुलेट। फर्स्ट थिंग 6.48 को जब आपने मंथली बेसिस पे करना है, क्योंकि ये एनुअल रिटर्न है, तो मंथली के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे। 30 डेज आपके पास 1 मंथ में है, डिवाइडेड बाय 360। सो 6.48 टाइम्स 30 over 360, इट विल गिव यू, आप भी कैलकुलेट करें, 30 divided by 360 will give you 0.0. Times 6.48 कर दें, so this will give you 0.5399। अब ये तो वो वैल्यू है जो कि आपने 30 डेज के लिए फाइंड कर ली, बट यू हैव टू कन्वर्ट इट इन परसेंटेज। तो आपने इसको 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये आपको 6.48 के परसेंट से दी है, लेकिन आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 40 मिलियन से, सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय द 100।
आपके पास वैल्यू आएगी 0.0054। आफ्टर 30 डेज इस रेट को अप्लाई करके रिटर्न क्या मिलेगा शिकागो बैंक को, दैट इज इक्वल्स टू 1+R का फॉर्मूला है जो बेसिक फाइनेंस का फॉर्मूला है। सो आपका रिटर्न R आपका आ रहा है ये जो आपको इंटरेस्ट रेट है बेसिकली, इसको मल्टीप्लाई करें और देखें क्या वैल्यू आ रही है। सो 1+R या 1+ इंटरेस्ट रेट टाइम्स 40 मिलियन, that will give you this value. I hope आप सबकी यही वैल्यू आई होगी। I'll repeat it again. First thing कि आपने 20 मिलियन बोरो किया है फ्रॉम यूएस बैंक, क्योंकि यूएस डॉलर में आप लेके अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इन न्यूजीलैंड डॉलर्स। न्यूजीलैंड डॉलर्स में आप क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि करेंसी अप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड है। 0.50 से 0.52 करेंसी ने अप्रिशिएट होना है, सो इट इज एक्सपेक्टेड कि ये करेंसी क्योंकि अप्रिशिएट हो रही है तो आपको प्रॉफिट्स देगी। शिकागो बैंक यूएस बैंक है, उसने 20 मिलियन बोरो करके एट द एक्सचेंज रेट जहां पर 0.50 था उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर दी 20 मिलियन डॉलर की, जो कि कन्वर्ट किए न्यूजीलैंड डॉलर, और जो आपके पास ये वैल्यू आ रही है 40 मिलियन की। 0.50 के रेट से जब आपने 20 मिलियन डॉलर को कन्वर्ट किया, सो यू गेट 40 मिलियन डॉलर। उस 40 मिलियन डॉलर को फर्दर इन्वेस्ट कर दिया न्यूजीलैंड इकोनॉमी में एट द रेट ऑफ 6.48 फॉर 30 डेज। 6.48% जो दिया है वो आपको एनुअल परसेंटेज रेट दिया है, आपने इसको कन्वर्ट करना है इन मंथली रेट्स। जब आपने मंथली रेट्स में कन्वर्ट करना है तो आपने ये जो आपका 30/60 हमने जहां पे किया, ये वाला 30/60 करने से बेसिकली आप इस रेट को 1 मंथ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। 6.48 times 30/60 will give you this value for 30 days, and since it is in percentage, so divide it by 100 so that you can get your accurate interest rate. When you multiply your interest rate by using the formula of interest rate, that is 1+I times the amount, so that gives you 40 millions times 1 plus 0.0054 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की ये वाली, ये करने से आपके पास 40,216,000 की अमाउंट आई, जो बेसिकली शिकागो बैंक ने न्यूजीलैंड में 40 मिलियन जो डॉलर्स इन्वेस्ट किए उसका रिटर्न है। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, बिकॉज आपको ये पता है कि 30 डेज के बाद जब आपको ये रिटर्न मिल रहा है, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट बैक टू द न्यूजीलैंड डॉलर्स इनटू यूएस डॉलर्स, क्योंकि आपने बोरो तो अमाउंट यूएस डॉलर्स में की थी, सो आपको रिटर्न यूएस डॉलर्स में करना है। आपने जितना बेनिफिट लेना था 40 मिलियन से 40.216 मिलियन बना के ले लिया। अब आपका टाइम है कि आपको इसको कन्वर्ट करना है वापस इनटू यूएस डॉलर्स, और ताकि वो अमाउंट 30 डेज बाद आप वापस कर सकें इन यूएस इकोनॉमी जो आपने यूएस बैंक से ली है। अब इस वक्त क्योंकि एक्सचेंज रेट 0.52 है, तो इसको आप करें, जो आपके पास अमाउंट आई हुई है 40.216 की, जो लास्ट यहां पे ये आपने कैलकुलेट किया, इसको कन्वर्ट करें आप वापस यूएस डॉलर्स में। जी, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दीज न्यूजीलैंड डॉलर्स बैक टू यूएस डॉलर्स, बिकॉज आपने अमाउंट यूएस डॉलर्स में लिया था और वहीं आपने 30 डेज के बाद रिटर्न करना है। सो यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करने के लिए टाइम्स 0.52, क्योंकि अब आप रिवर्स कर रहे हैं प्रोसीजर, आप यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं। पहले आपने उसको डिवाइड किया था बिकॉज न्यूजीलैंड डॉलर में उसको कन्वर्ट किया था, अब आप न्यूजीलैंड से वापस उसको यूएस डॉलर में कर रहे हैं। सो नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई इट एंड व्हाट डू यू गेट, लेट्स सी, कैलकुलेट करें वैल्यू आपके पास क्या आ रही है। इट मस्ट मैच द वैल्यू विच इज गिवन इन द टॉप बॉक्स। जी, सो यू गेट
20912. So it's like 20,912,320 rupees. 320 न्यूजीलैंड डॉलर से जो आपने यूएस डॉलर में कन्वर्ट किए. So these are 20,912,320 dollars, US dollars. So ये अमाउंट आपकी जितनी भी आ रही है बेसिकली ये मैच कर रही है इस अमाउंट से. अब आपके पास 20,912,320 dollars रिटर्न में आए हैं. However, you had 20 million which you borrowed at the rate of 7.2%. आपको जो ये अमाउंट मिली थी ये कोई ऐसा लोन नहीं था जिसपे आपने रीपे नहीं करना इंटरेस्ट. यू हैड टू पे 7.2%. सो बेसिकली यू हैव टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला ये जो हमने यहाँ पे किया था जब हमने न्यूजीलैंड में इन्वेस्टमेंट की थी. अभी आपने रिटर्न करना है तो आपने देखना है 7.20 के रेट से अगर आपने इन्वेस्टमेंट की थी तो आपको बेसिकली कितना इंटरेस्ट पे करना है इस इन्वेस्टमेंट पे. सो 7.20 पे जब आपने इन्वेस्टमेंट की थी so this was an annual rate. So same will go for the 7.20 कि आपने 7.20 को टाइम्स करना है 30/360 से. जब आप इसको 30/360 से मल्टीप्लाई करेंगे so let's see what do you get. So आपके पास वैल्यू आएगी 0.599. Right, and then since it is in percentage this value so आप इसको divide कर देंगे 100 से. So this will give you 0.006 and again the same formula जो हमने यहाँ पे लगाया था जिसमें आपने क्योंकि $20,000 लिए हैं 20 million dollars लिए हैं टाइम्स 1 + I इंटरेस्ट रेट जो अप्लाई होना है इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करें so you will get 20 आपके पास अमाउंट जो आपने पे करनी है यूएस बैंक को जो कि आपने शुरू में बोरो की थी यहाँ पर $20 million की दैट इज 20,120,000. आपके पास टोटल अमाउंट्स आए हैं जो आपने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं वो ये हैं. सो 20 माइनस 20 120,000 इक्वल्स टू बिकॉज ये तो वो अमाउंट है जो आपने यूएस बैंक में वापस करनी है. ऊपर की अमाउंट 20.912 मिलियन जो है वो अमाउंट है जो आपने अर्न की है. नाउ व्हाट इज योर शिकागो बैंक्स प्रॉफिट बाय यूजिंग द स्पेकुलेशन टेक्निक्स. सब्ट्रैक्ट करें 20,912,000 से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे and you will get the value 792,320 US dollars. So this is the amount by which Chicago Bank has made their profits. So after getting this deduction you will get the returns of 20,120,000 and out of which you have to get the profit. So 20,120,000 is the amount which you have to return to the US bank for their return as an interest rate because आपने 20 million तो उनसे लिया था as borrowing money but on that they have charged you 7.20 as your interest rate. उस interest rate को जब 30 पे आपने 30 days पे convert किया और
डिवाइड किया 100 से एंड देन अप्लाइंग द इंटरेस्ट रेट फॉर्मूला, यू गेट द वैल्यू ऑफ 20.12 मिलियन जो कि आपने रिटर्न करना है. हाउएवर ऑन द अदर साइड न्यूजीलैंड इकोनॉमी में आपने $20 मिलियन को इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट्स जनरेट किए वो टोटल आपके 20.912 मिलियन बन रहे हैं. सो शिकागो बैंक का टोटल प्रॉफिट जो है वो आ रहा है ये अमाउंट जो कि मैंने सर्कल कर दिया है, दैट इज $320,000 बिकॉज ये वो अमाउंट है जिसमें से उन्होंने अपने रिटर्न्स वापस करके इंटरेस्ट रेट पे करके प्रॉफिट्स जनरेट किए हैं. सो ये तो वो स्ट्रैटेजी थी जिस पर आपके शिकागो बैंक ने एप्रिसिएशन को कंसिडर करके बेसिकली स्पेक्यूलेट किया है और प्रॉफिट्स जनरेट करने की कोशिश की है. वी डू नॉट गारंटी दैट द शिकागो बैंक विल गेट दिस मच ऑफ द प्रॉफिट, बट दिस इज हाउ द बैंक्स यूज द टेक्निक्स दैट इफ दे फील कि किसी दूसरे कंट्री में करेंसी अप्रिशिएट होने के चांसेस हैं, सो दे कैन डू द इन्वेस्टमेंट इन दैट कंट्री एंड ट्राई टू जनरेट देयर profits. First of all, right from the beginning, what we have done or what we have seen from Chicago Bank's point of view, कि सबसे पहले तो उन्होंने 7.20 के रेट से 30 डेज के लिए $20 मिलियन बोरो कर लिए, जो कि आपका फर्स्ट पॉइंट है. इसको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया. एट दैट टाइम कन्वर्जन रेट वाज $0.5 पर न्यूजीलैंड डॉलर. ये आ गया. जब आपने इसको कन्वर्ट किया तो आपके पास आगे 40 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर बाय बेसिकली डिवाइडिंग द वैल्यू. यहां पे कैलकुलेट किया. $40 मिलियन को लेके होल्ड नहीं करना, फर्दर इस होल्ड के बाद आपने उसको इन्वेस्ट करना है इन न्यूजीलैंड इकोनॉमी टू गेट मोर प्रॉफिट्स. 6.48 एनुअल परसेंटेज है ये जो गिवन है. इसके रेट से आपने फर्दर न्यूजीलैंड इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर दिया फॉर 30 डेज, बिकॉज 30 डेज के बाद एक्सपेक्टेड है कि प्राइस अप्रिशिएट होगी इस करेंसी की. अब 30 डेज के लिए आपकी कैलकुलेशन जब आप करेंगे 6.48 की, दैट विल गिव यू दिस वैल्यू, बिकॉज इस वैल्यू को हमने 6.48 टाइम्स 30/360 करके मंथली पे कन्वर्ट किया. उसके बाद 100 से डिवाइड करके परसेंटेज खत्म करके इंटरेस्ट रेट फाइंड किया कि एक्चुअल इंटरेस्ट रेट क्या बन रहा है फॉर 30 डेज. 1+R इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला अप्लाई करके 40 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर को, ये अमाउंट देखिए, ये वो अमाउंट है जो न्यूजीलैंड में आपने इन्वेस्ट करके प्रॉफिट्स अर्न किए हैं. जब आपने ये वैल्यूज कैलकुलेट की, सो यू गेट $40.216 न्यूजीलैंड डॉलर्स इन मिलियंस. सो दैट मीन्स 40 मिलियन से अब आपने अपने अमाउंट को 40.216 मिलियन बना लिया है और प्रॉफिट्स अर्न किए हैं. सो आफ्टर गेटिंग द प्रॉफिट्स फॉर 40 मिलियंस के, जो आपने 40 मिलियन लिए थे जो कि अब आपके पास रिसीव हुए हैं 40,216,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स. नाउ यू हैव टू कन्वर्ट देम इन US डॉलर्स, जो अब आपके कन्वर्ट होंगे एट द रेट ऑफ 0.52 बिकॉज जो आपका एक्सचेंज रेट है वो अप्रिशिएट हो गया और करेंसी अब अप्रिशिएट होने की वजह से डिफरेंट हो जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ विच यू वांटेड टू बेसिकली जनरेट योर प्रॉफिट्स. कन्वर्ट करने के बाद आपके पास ये अमाउंट आई. ये अमाउंट में से आपको बेसिकली रिटर्न करना है $20 मिलियन के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज होना था एट द रेट ऑफ 7.20. सिंस 7.20 इज annual percentage rate, what you need to do is you have to convert it on monthly basis and you have to apply the same formula जहां पे हमने 7.20 को basically convert कर दिया in months. So 7.20 times 30/360 will give you this value, and then you have to divide it by 100 because it is given in percentages. This is the value for per month interest rate. And since you have borrowed 20 million, so you have to get your interest rate calculated from this $20 million. So $20 million times 1 plus 0.006 will give you the amount which you have to repay to the American bank or US bank. ये amount है जो कि repay होनी है. ये अमाउंट रीपे करने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट्स बचेंगे, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस वैल्यू विच बेसिकली दिस इज द अमाउंट विच यू हैव गॉट फ्रॉम न्यूजीलैंड डॉलर्स, या न्यूजीलैंड में जो आपने अर्निंग्स की हैं आफ्टर कन्वर्जन इनटू US डॉलर आपके पास ये अमाउंट आई है. इसमें से आप ये अमाउंट लेस कर देंगे जो कि आपने
पे बैक करनी है यूएस बैंक को. So finally, $792,320 is the profit for Chicago Bank. I hope you understand that. It's quite simple कि शिकागो बैंक ने यूएस बैंक से अमाउंट्स लेके न्यूजीलैंड में इन्वेस्ट करके फर्दर उसकी इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट्स गेन किए उसको रिवर्स किया, ट्रांजैक्शन को यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करने के बाद जो प्रॉफिट्स आए वो शिकागो बैंक ने अपने पास रख लिए और बाकी का अमाउंट इंटरेस्ट रेट के साथ शिकागो बैंक ने यूएस बैंक को वापस कर दिया. Let's move on to the other strategy, where Chicago Bank expects the exchange rate of New Zealand dollar to depreciate from its present level of 0.50 to 0.48 in 30 days. So अब क्या है, अब सारी की सारी ट्रांजैक्शंस रिवर्स होंगी बिकॉज शिकागो बैंक अब इस टाइम फ्रेम में ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अगले एक महीने में या अगले 30 डेज में बेसिकली न्यूजीलैंड डॉलर डिप्रिशिएट होगा फ्रॉम 0.50 टू 0.48. So what will happen? Let's see. So now since the strategy has changed, पहले अप्रिशिएट हो रही थी करेंसी, अब डिप्रिशिएट हो रही है. So शिकागो बैंक की क्या स्ट्रेटेजी होगी? शिकागो के बैंक प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम होगा लेकिन स्ट्रेटेजी कंप्लीटली रिवर्स हो जाएगी. पहले हमने यूएस डॉलर्स को न्यूजीलैंड की करेंसी में कन्वर्ट किया था क्योंकि आपको प्रॉफिट्स आ रहे थे इन न्यूजीलैंड करेंसी अप्रिशिएट हो रही थी. इस केस में जब न्यूजीलैंड की करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है तो आप न्यूजीलैंड से बोरो करके यूएस इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि यूएस इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है. तो आपकी करेंसी क्योंकि डिप्रिशिएट हो रही है न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड से अमाउंट्स लेंगे और कन्वर्ट करेंगे इन यूएस डॉलर. तो पिछले एग्जाम्पल में जो हमने किया था न्यूजीलैंड से यूएस डॉलर से न्यूजीलैंड में कन्वर्ट किए थे, इसमें कंप्लीटली ऑपोजिट प्रोसीजर होगा. अब हम क्या करेंगे कि आपने बोरो किए न्यूजीलैंड डॉलर्स बोरो करके 40 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर बोरो किए एट द रेट ऑफ 6.96 फॉर 30 डेज. अब पहले तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि इस केस में रिटर्न कितना करना पड़ेगा अगर न्यूजीलैंड ने 40 मिलियन डॉलर्स बोरो किए. सो 6.96 एज आई सेड कि ये वो रेट है जो कि एनुअल है, आपको इसको कन्वर्ट करना है इन मंथली बेसिस. सो 6.96 टाइम्स क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक? मंथली बेसिस पे कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप इसको? दैट्स करेक्ट, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 30/360 to convert it in 1 month or 30 days. कैलकुलेट कर लें क्या वैल्यू आ रही है. एंड क्योंकि ये वैल्यूज परसेंटेज में है सो यू हैव टू डिवाइड इट बाय 100 एंड नाउ यू विल गेट 58, राइट. सो जब आपने वापस करनी होंगी अमाउंट्स तो वो करनी है बिकॉज 40 मिलियन लिया है. So times 1 plus so at the end in New Zealand currency you have to return this amount in New Zealand dollars. So ये तो वो कैलकुलेशन हो गई जो आपने फाइनली रिटर्न करनी होगी इन टर्म्स ऑफ न्यूजीलैंड डॉलर्स कि आपने 40 मिलियन लिया है लेकिन इन रिटर्न यू हैव टू पे दिस अमाउंट, राइट. नाउ व्हाट हैपेंस कि 30 डेज के लिए आपने बोरो कर लिया इन न्यूजीलैंड डॉलर्स, एक्सचेंज इट बाय द रेट ऑफ 0.50 एंड देन यू विल गेट दिस अमाउंट. तो ये तो आपने कन्वर्ट कर दिया इन यूएस डॉलर्स, राइट. तो ये आपकी वो अमाउंट आ गई जो यूएस डॉलर में कन्वर्ट हो गई है बिकॉज न्यूजीलैंड की करेंसी आपने बोरो करी और फिर बोरो करने के बाद आपने उसको कन्वर्ट किया इन यूएस डॉलर्स. व्हाट्स द नेक्स्ट पॉइंट? लेट्स सी. lends at 6.72% फॉर 30 डेज. सो इसको कैलकुलेट कर लें.
6.72% की रेशो से 30 डेज के लिए जब आप कैलकुलेट करेंगे, दिस विल गिव यू द वैल्यू। आप प्लीज अपनी कैलकुलेशन साथ साथ करते जाएं ताकि आपकी वैल्यूज क्लियर हो जाएं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही और आपकी भी सेम वैल्यूज आ रही हैं जो यहां पे मेरी आ रही हैं। 6.72 divided by 360 and then multiply it by 6.72, so that will give you the value 0.5999, and again since you have to convert it from percentages, so divide it by 100, so you will get the amount equals to 0.0056. So आपने ये amount invest की for 30 days by using this ratio and applying the interest rate formula. As I said, 20 million को आप invest कर रहे हैं on monthly basis by using 1 plus I formula. So let's see what's the return. So after 30 days, basically you will get in terms of US dollars, because आपने investment US dollar में की हुई है. So these are the receipts for after 30 days, and this can match the value. So when you receive this, what comes next? Obviously you have to convert it back into New Zealand dollars because you have to return your loan. But at this time, now the currency rate or the exchange rate has been gone down, which is from 0.50 to 0.48, and your value is given here. So now you have to convert it at this rate. Now 1 New Zealand dollar equal to 0.48 US dollar at this time, right? So when you are converting this, so what you will do is मैं यहाँ पे calculation कर देती हूँ. This will give you this value. So आपके पास फाइनल रिसीट्स जो आ गए इन न्यूजीलैंड डॉलर्स ये आई हैं. स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपने जो लोन बोरो किया है या जो अमाउंट बोरो किया है इन 40 मिलियन न्यूजीलैंड डॉलर्स को, वो किया है एट द रेट ऑफ 6.96. सो टू फाइंड आउट योर प्रॉफिट, बेसिकली इस अमाउंट में से ये अमाउंट सब्ट्रैक्ट होगी. सो दैट मीन्स प्रॉफिट्स इक्वल्स टू 41,900. ये आपका न्यूजीलैंड डॉलर में है सारा कुछ, माइनस 32,000 एंड इक्वल्स टू, लेट्स सी व्हाट्स द वैल्यू. आप कैलकुलेट कर लें अपनी वैल्यू. सो दिस विल गिव यू दिस वैल्यू. So the Chicago Bank has made profit in terms of New Zealand dollars, because what they have done is that they borrow New Zealand dollars and then they invested in US dollars, because US currency was stable and New Zealand dollars was expected to depreciate. What happens that when they invest in US dollars at the rate of 6.72, so they receive the a total amount of 20,112,000
US dollars. They convert it back into New Zealand dollars, and then after taking out the interest payment, they are left with 1,668,000 New Zealand dollars profit. So these are the speculation techniques by which usually commercial banks use these techniques to get some type of profits. But again, I would say that these are not confirmed and you are not 100% guaranteed that you will get this type of profit. But since these are the strategies which some banks can use while to get some type of profit by using the speculation techniques. Speculation on anticipated exchange rates are sometimes exchange rates are very volatile and a poor forecast can result in large loss. So अगर तो आपको speculation techniques के ऊपर completely grip है and you are 100% sure that your speculation would not lead you or your organization into a financial crisis, then it's fine. But usually exchange rates are very volatile क्योंकि exchange rates में any time due to any economic factor change आने का चांस होता है. So it's very likely कि volatility any point पे अकर कर जाए. In that case, poor type के जो forecasts हैं that can lead the whole organization or the whole financial system into crisis. One well-known bank failure, Franklin National Bank in 1974, was primarily attributed to massive speculative losses from foreign currency positions. So here is the big example in 1974 where the Franklin Bank was exposed to this type of crisis. So अगर तो आपके टेक्निक्स बहुत आपको 100% श्योरिटी है कि हाँ ये टेक्निक्स ठीक हैं, although at that point also you cannot guarantee कि आपने जो फोरकास्ट किया है आपको उतना ही प्रॉफिट जनरेट होगा. और अगर तो आपकी फोरकास्टिंग टेक्निक में जरा से भी फ्लॉज हैं, so there is a possibility that the whole system would lead to financial crisis. Now till now we have discussed different types of factors that can move the exchange rate up and down, and we have also seen that there can be some speculation techniques by which basically banks can create their profits or they can generate speculative profits. Now let's discuss the exchange rate system, what type of exchange rate systems can be in an economy. So exchange rate systems can be classified according to the degree to which the rates are controlled by the गवर्नमेंट. तो जितनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन होगी, जितना कंट्रोल होगा एक्सचेंज रेट्स के ऊपर, उतना ही बेसिकली डिफाइन होगा कि एक्सचेंज रेट किस टाइप का प्रिवेल कर रहा है आपके कंट्री में. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट. फर्स्ट वन, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, देन फ्रीली फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मैनेज्ड फ्लोट कैन बी अनदर फॉर्म, एंड देन pegged. So there are different types of exchange rate regimes भी आप इसको कह सकते हैं कि there are different types of exchange rate regimes which can be basically available in any particular economy when there is a government may intervene in between and they can adopt any one of these. So it depends कि आपके country में किस type का exchange rate system apply हुआ हुआ है. Now let's move on to the first category, which is fixed exchange rate systems. These rates are, in this fixed exchange rate, rates are held constant or allowed to fluctuate within a very narrow bands only. So that means fixed exchange rate क्या है कि जिसमें आप basically अपने exchange rate को किसी दूसरे currency के against constant कर देते हैं कि यही price रहेगी और ये इससे ज़्यादा fluctuate नहीं होगी. सेकेंडली, या फिर आप बहुत नैरो माइनर सी ब्रैकेट्स डिफाइन कर देते हैं कि जिसके अगेंस्ट आपकी करेंसी दूसरी करेंसी के अगेंस्ट मूव कर सकती है, बट अगेन द फोकस इज ऑन द नैरो बाउंड्स के बहुत माइनर चेंजेस के साथ करेंसी मूव कर सकती है. The examples of fixed exchange rates we have discussed earlier are the Bretton Woods era, which was basically from 1944 to 1971, and then Smithsonian agreement which implemented in 1971. So during those eras basically fixed exchange rate regime was applied because the gold standard was abolished and no one was going for the gold standards and everyone was moving towards the exchange rate system. So in earlier stages from 1944 to 1971 fixed exchange rate system was applied. Multinational company know the future exchange rate in this case. तो अगर आप तो इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनी में इन्वॉल्व हैं या फिर आप जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, हाउ दे कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम बिकॉज दे नो
that this will be the exchange rate after 10 days, after 10 years, after 10 months, whatever the time frame is defined for fixed exchange rate. So in that case, multinational companies are basically involved कि they know कि future exchange rate fluctuations नहीं होंगी और 10 days बाद business करें या 1 month बाद business करें because fixed exchange rate है और defined है कि यही exchange rate रहना है. So that means आपका जो business है वो effect नहीं होगा. In fixed exchange rate system, exchange rates are either held constant or allowed to fluctuate only within narrow boundaries. A fixed exchange rate would be beneficial to country for the following reasons. First, exporters and importers could engage in international trade without concern about exchange rate movements of currency to which their local currency is linked. तो जो इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स हैं, एज वी सेड द मल्टीनेशनल कंपनीज, उनको कोई डाउट नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है फॉर देयर इंटरनेशनल बिजनेस, सिंस दे नो कि उनकी जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स्ड है और मूवमेंट के साथ उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज जितना बिजनेस वो कर लें एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है, उतनी ही पेमेंट देनी है जितनी फिक्स हुई हुई है और जितनी एक्सपेक्टेड है. Any firms that accept the foreign currency as payment would be insulated from the risk that the currency could depreciate over time क्योंकि आपका fixed exchange rate जो है वो involved है. In addition, any firm that need to obtain that foreign currency in future would be insulated from the risk of currency appreciation over time. तो क्योंकि करेंसी रेट फिक्स हो गया, एक्सचेंज रेट फिक्स हो गया, तो डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन का रिस्क इन्वॉल्व नहीं होगा. Another benefit or fixed exchange rate regime can be that firms could engage in direct foreign investment without concern about exchange rate movements of that currency. तो जो आपके डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आप फिक्स्ड एसेट में किसी दूसरे कंट्री में जाके इन्वेस्ट करते हैं, वहां पर भी आपकी इन्वेस्टमेंट अगर होनी है तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की वजह से आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स के, और जो कंपनीज उस बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहती हैं उनको इस चीज का बेनिफिट होगा. They would be able to convert their foreign currency earnings into their home currency without the concern that the foreign currency denominating their earnings might weaken over time. So as we discussed कि depreciation या appreciation का risk involved नहीं है, so in that case they would be basically relaxed कि they would be able to convert their foreign currency into home currency at a fixed rate. So when all these type of criteria are involved, so obviously the management of multinational company would be much easier. क्योंकि अब आपको जब करेंसी में फ्लक्चुएशंस नहीं है, आप किसी भी कंट्री के साथ बिजनेस कर रहे हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी किसी दूसरे कंट्री में बिजनेस कर रही है एंड दे नो इट कि एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है, सो इन दैट केस ऑब्वियसली फ्लक्चुएशंस का चांस नहीं है. सो दे वुड बी बेसिकली रिलैक्स्ड एंड दे नो कि जितना अमाउंट फिक्स्ड किया गया है उतना ही अमाउंट पे होना है और फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी या करेंसी डेप्रिशिएट नहीं होगी, अप्रिशिएट नहीं, क्योंकि फिक्स किया हुआ है किसी करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ और उतना ही अमाउंट पे होना है. तो इस केस में मल्टीनेशनल कंपनीज की जो मैनेजमेंट का रोल है वो बहुत ईजी हो जाता है. Bretton Woods system agreement lasted from 1944 to 71. That period is sometimes referred to as Bretton Woods era भी इसको बोलते हैं. Each currency was valued in terms of gold. For example, the US dollar was valued at 1/35 ounce of gold. Since all currencies were valued in terms of gold, their values with respect to each other were fixed. Governments intervened in foreign exchange markets to ensure that exchange rate drifted no more than 1% above or below the initially set rates. So basically fixed exchange rate में Bretton Woods agreement के थ्रू जो rates define हो गए थे और उसके थ्रू जो आपको बहुत minor changes या जो हमने बहुत का minimal rates के ऊपर जो bands define किए गए थे कि 1% above या 1% low से ज़्यादा deviate ना करे currency, government used to intervene कि वो उसके ऊपर मॉनिटर करते थे कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स जो हैं वो इंश्योर करे कि जो आपके फॉरेन एक्सचेंजेस हैं वो 1% अबव या 1% बिलो नहीं जाएंगे.
Then came the Smithsonian Agreement, which was basically in 1971 when the Bretton Woods system was finished. It appeared that some currency values would need to adjusted to restore a more balanced flow of payments between कंट्रीज, क्योंकि आपके जो ब्रेटन वुड ईरा था उसमें सारी करेंसीज को डॉलर के अगेंस्ट टाई कर दिया गया था या फिक्स किया गया था. इन दैट केस ऑब्वियसली डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो गई थी और डॉलर बहुत अप्रिशिएट होता था. In December 1971, a conference of representatives from various countries concluded with Smithsonian Agreement. Smithsonian Agreement में क्या decide हुआ? That which called for a devaluation of US dollar by 8% against other currencies. क्योंकि बहुत ज़्यादा appreciate हो गया था, so they had to depreciate by 8% in Smithsonian Agreement. In addition, boundaries of currencies values were expanded to within 2.25% above or below the rates initially set by the agreement. So जो ब्रेटन वुड में 1% फिक्स किया गया था रेट above or below the settled rate, in this Smithsonian agreement it was relaxed a little bit to 2.25%, that the foreign exchange can move between 2.25 above or below the rates initially settled. Now what happened to this agreement? By March 1973, most governments of the major countries were no longer attempting to maintain their home currency values within the boundaries established by Smithsonian Agreement. So this was the time when Smithsonian Agreement was also finished. So what are the advantages to multinational companies by following the fixed exchange rate? First of all, in fixed exchange rate environments, multinational companies may be able to engage in international trade, foreign direct investment and international finance without worrying about the future exchange rates. So basically multinational companies जो कि business कर रही हैं in international markets, when they are focusing on fixed exchange rates, so what is the benefit to them? First thing, they can do the international trade which deals in imports and exports without worrying for the exchange rate fluctuations. Secondly, when they are dealing, the multinational companies which are dealing in direct foreign investment, they can do the investment in fixed asset in any other country without worrying about the exchange rate fluctuations. Finally, the multinational companies can go for international finance or international financial transactions by investing in portfolio investment or by investing in small term investments without worrying about the exchange rate movements. So basically the benefit of exchange rate, fixed exchange rate is कि जब multinational companies perform कर रही होती हैं और अगर fixed exchange rate involved है, so they don't have to worry for the exchange rate movements, क्योंकि उनको पता है कि by the end of the transaction or by the end of that time period जब आपकी transaction complete होनी है, this is the amount which they will get. Let's take an example. For example, General Motors imported materials from foreign countries during Bretton Woods era. It could anticipate the amount of dollars it would need to pay for the imports. So General Motors ने जब imports करने थे certain materials from foreign countries, उस वक्त में जब Bretton Woods system applied था, that time when the fixed exchange rate was applied and the exchange rate couldn't move from 1% above and below the settled rate, at that time General Motors ने अगर कोई imports करनी थी, so that time they were quite relaxed because they knew it कि हमारा जो payments बनेंगी वो यही बनेंगी, इससे change नहीं होंगी, because the exchange rate is fixed. When the dollar was devalued in 1970s, however, the General Motors needed more dollars to purchase the imports. So obviously जब fixed exchange rate था, then they were quite sure कि इतना उन्होंने pay करना है. However, 1971 में जब Bretton Woods system खत्म हो गया और Smithsonian rule apply हुआ, then they could move from 2.25% above and below. So obviously they could need more dollar to purchase because fluctuation थोड़ी ज़्यादा हो गई इसमें.
So fixed exchange rate का basic advantage to multinational companies कि they know it very clearly कि by the end of the transaction how much they need to pay. Now disadvantages of fixed exchange rate to multinational companies. First of all, the one big disadvantage of fixed exchange rate system is that there is still risk that the government will alter the value of a specific currency and the government will devalue or revalue its currency. So government intervention to any time involve हो सकती है, even it is fixed exchange rate, but there is still possibility that government intervention will be applied. A second important factor can be, or the disadvantage is, that from a macro point of view, a fixed exchange rate system may make each country and multinational company more vulnerable to economic condition in other countries. तो क्योंकि आपके exchange rates तो fixed हैं, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो सकती हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके जो ट्रांजैक्शन हैं वो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से एक्सपोज हो जाएं और आपकी फ्लक्चुएशंस आपको फेस करनी पड़े. So let's take an example for disadvantages of fixed exchange rate system to multinational companies. Let's assume that there are only two countries in the world, United States and United Kingdom. We also assume that fixed exchange rate system is applied and these two countries trade frequently with each other. दुनिया में सिर्फ दो कंट्रीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम. ये दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड करते हैं फ्रीक्वेंटली और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम अप्लाइड है. सो व्हाट कैन बी द डिसएडवांटेज? If United States experiences a much higher inflation rate than United Kingdom, US consumers should buy more goods from United Kingdom. And British consumers should reduce their imports from United States. तो अगर यूनाइटेड स्टेट्स में इन्फ्लेशन ज्यादा है, प्राइसेस ज्यादा बढ़ रही हैं, तो लोग यूनाइटेड स्टेट्स से चीजें खरीदना कम कर देंगे और इन्वेस्टमेंट्स कम कर देंगे ईदर इन फाइनेंशियल एसेट्स, बल्कि ब्रिटिश इकोनॉमी की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि ब्रिटिश कंज्यूमर्स जो हैं वो अब ज्यादा बाय करेंगे देयर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स और यूएस प्रोडक्ट्स को रिड्यूस कर देंगे. तो जिस कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा है वहां की डिमांड कम हो जाएगी. This reaction would force US production down and unemployment up. So क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा हुई उस वजह से डिमांड डिक्रीज हो गई, that will basically cause production reduce कर देगी और unemployment increase कर देगी in US economy. It can also cause higher inflation in United Kingdom. Why? Due to the excessive demand of British goods. तो यूएस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन क्योंकि थी और लोगों ने ज्यादा डिमांड करनी शुरू कर दी यूके के प्रोडक्ट्स की या ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की, ऑब्वियसली जब डिमांड इंक्रीज होती है बहुत ज्यादा तो प्राइस भी इंक्रीज होती है. सो यूएस की इन्फ्लेशन की वजह से यूके की प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज होने की वजह से यूके में भी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी. सो व्हाट विल हैपन? द हाई इन्फ्लेशन इन यूनाइटेड स्टेट कुड कॉज हाई इन्फ्लेशन इन यूनाइटेड किंगडम. सो क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन ज्यादा थी, सो यूएस की इन्फ्लेशन की वजह से यूके के प्रोडक्ट्स की डिमांड या यूके में इन्वेस्टमेंट की डिमांड इंक्रीज हो गई. जब डिमांड इंक्रीज हुई इन यूके में, सो वी नो इट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज डिमांड प्राइसेस भी इंक्रीज करेंगे और उन इंक्रीज प्राइसेस की वजह से यूके में भी इन्फ्लेशन आएगी. सो ड्यू टू द यूएस इन्फ्लेशन देयर विल बी हायर इन्फ्लेशन इन यूके इकोनॉमी एज वेल. So in mid and late 1960s, the United States experienced relatively high inflation and was accused of exporting that inflation to some European countries. The reason we have explained in the previous slide कि किस तरह से एक कंट्री की इन्फ्लेशन दूसरे कंट्री की इन्फ्लेशन कॉज कर सकती है. तो 1960 में यूनाइटेड स्टेट की वजह से बाकी यूरोपियन कंट्रीज में भी इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई. A high unemployment rate in United States will cause a reduction in United States income and a decline in United States purchases of British goods. तो क्योंकि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है जो कि यूएस इनकम रिड्यूस करेगी और जब यूएस इनकम रिड्यूस होगी तो परचेजिंग पावर इफेक्ट होगी एंड दैट विल आल्सो अल्टीमेटली रिड्यूस द ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो भी रिड्यूस हो जाएगी. फाइनली प्रोडक्टिविटी इन यूनाइटेड किंगडम में डिक्रीज, क्योंकि डिमांड डिक्रीज हो रही है ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करेगी और अनएम्प्लॉयमेंट राइज करेगी. इन दिस केस यूनाइटेड स्टेट्स
may export unemployment to the United Kingdom. So जहां फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के हमने बेनिफिट्स देखे हैं, ऑन दी अदर साइड देयर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो अटैच्ड टू दैट कि इन्फ्लेशन की वजह से एक इकोनॉमी से दूसरी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट या लो नेशनल इनकम भी कॉज कर सकती है. So we have discussed the disadvantages as well with fixed exchange rate regimes. In next class we will discuss the floating exchange rate, pegged exchange rate and freely floating or managed floating exchange rate regimes. Till now let's review what we have done in this lecture. First we have discussed the different speculating strategies which banks can adopt for speculation purpose. We have seen कि अगर आपकी currency appreciate होने का chance हो तो किस तरह से banks position ले सकते हैं. जिस currency में appreciation होनी है आप उसमें investment करें और वहां से profits generate करके return कर दें दूसरी इकोनॉमी में. On the other hand, in next example we discussed कि अगर करेंसी डिप्रिशिएट होनी है तो आप वहां से अमाउंट्स बोरो करके किसी दूसरी इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर दें. So that is the speculation technique by the different commercial banks which they use it for speculating purpose. Then we discussed different types of exchange rate regimes. First of all, we discussed the fixed exchange rate regimes where the currencies are tied up or where the rates are fixed against the other currencies, and usually the rates are defined. For example, by following the Bretton Woods system, it was defined that this will be the price of this currency against the other currency in terms of dollars, and it can move with a narrow band of 1% above or below its value. Then in 1971 Smithsonian rule came, or Smithsonian agreement came. In that agreement it was defined that the currency can move from 2.25% above or below to the agreed amount. That was the Smithsonian rule. And then we discussed that if we have fixed the exchange rate system in our economy, so how multinational companies can take benefit out of it. So multinational companies don't have to worry about their investment if they are doing it in international trade, or if they are going for direct foreign investment, or if they are going for international finance, because they know it that this is the amount that they have to pay. On the other side, we discussed the disadvantage of this fixed exchange rate regime, where we said that if there is inflation in one economy, that can cause the inflation in other economy as well. Unemployment in one economy can lead to the unemployment in other economy as well, which is linked through this system of fixed exchange rate. So when there are some benefits of fixed exchange rate, there are some disadvantages attached to it also. So in our next class, students, we will discuss the other criteria for the exchange rate regimes that will include the floating, the pegged and managed floating exchange rate regimes. Till then, Allah Hafiz and thank you.